पिछले वीडियो में हमने जाना था क्यों स्टेट प्लानिंग आपकी फाइनेंशियल लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हुए भी इतना इग्नोरेंट है, और कैसे स्टेट प्लानिंग के जरिए आप अपने अपनों की सुरक्षा और उनकी खुशियां सुनिश्चित कर सकते हैं, अपने साथ भी और अपने बाद भी। कैसे स्टेट प्लानिंग के जरिए आप लाइफ की अनकंट्रोल्ड अनसर्टेनिटीज के इम्पैक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। हम सबकी लाइफ नीड और चैलेंजेस अलग होती हैं, और यही रीजन है कि स्टेट प्लानिंग की जो हम सबकी नीड या ऑब्जेक्टिव है या जो हमारा पर्पस है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और स्टेट प्लानिंग के हर ऑब्जेक्टिव को एड्रेस करने के लिए डिफरेंट टूल्स यूज किए जाते हैं उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए। वैसे तो स्टेट प्लानिंग के कई सारे टूल्स हैं, बट अगर किसी एक सिंपलेस्ट टूल की बात करें तो आज हम उस टूल के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि स्टेट प्लानिंग का सबसे सिंपलेस्ट टूल कौन सा है जो बिना किसी एक्सपर्ट की हेल्प के भी घर बैठे आप यूज कर सकते हैं अपने अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। तो ये जानने के लिए आज मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहें कि कौन सा ये सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट टूल है, और इतना सिंपलेस्ट होते हुए भी क्यों लोग इसका इस्तेमाल करने से चूक जाते हैं, क्यों लोग इसका फायदा उठाने से वंचित रह जाते हैं। मैं अभिलाषा गुप्ता धन प्रभार प्राइवेट लिमिटेड की ओर से हमारे यूट्यूब चैनल धन प्रभार में आपका स्वागत करती हूँ, जहां महीने के हर फर्स्ट एंड थर्ड फ्राइडे को मैं आपके साथ फाइनेंशियल लाइफ से जुड़े कुछ मुद्दों के साथ जुड़ने की कोशिश करती हूँ ताकि उनके बारे में आपको अवेयर कर सकूं। Because awareness precedes ownership, and Dhan Prabha believes in complete ownership, be it life or your money, throughout your life and beyond your life. So be part of our mission and help us to spread this awareness so that you can enjoy this ownership by subscribing to our channel, liking and recommending our channel to your near and dear ones. स्टेट प्लानिंग के सबसे सिंपलेस्ट टूल की बात करें तो इसका नाम है विल। जी हाँ फ्रेंड्स, नाम तो सुना ही होगा। आई एम वेरी श्योर कि आप में से हर किसी ने विल का नाम और पर्पस तो सुना ही होगा, जानते ही होंगे। हम सभी जानते हैं कि विल वो जरिया है जिसके माध्यम से मरने वाला अपनी इच्छा जता सकता है, जाहिर कर सकता है, ये सुनिश्चित कर सकता है कि उसके जाने के बाद उसकी धन संपत्ति जायदाद प्रॉपर्टी एसेट्स इन सबका बंटवारा कब कैसे कहाँ और किस तरह से हो। स्टेट प्लानिंग के डिफरेंट टूल्स हो सकता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो, आम पब्लिक में इतने ज्यादा उसके बारे में जानकारी ना अवेलेबल हो, बट विल एक ऐसा माध्यम है जिसके बारे में आम इंसान जानता है बट अगेन इसे यूज नहीं करता है। क्या रीजन है कि विल के बारे में जानने के बाद भी लोग इसे यूज करने से, इस माध्यम को यूज करने से कतराते हैं या यूज करने से चूक जाते हैं या यूज करना अवॉइड करते हैं, ये कहना चाहिए। वैसे तो विल ना बनाने के हर इंसान के अपने अलग अलग लॉजिक्स या रीजंस होते हैं, बट इन जनरल अगर बात करें तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं विल के रिगार्डिंग जिसकी वजह से एक आम इंसान विल बनाने से कतराता है या कई बार विल बनाने से बचते हैं या इस माध्यम को कंसिडर ही नहीं करना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उन मिथ्स के बारे में कि आखिर ऐसे कौन से मिथ्स हैं जिनकी वजह से लोग इस बेहतरीन स्टेट प्लानिंग के टूल को यूज करने से बचते हैं, नहीं यूज करना चाहते हैं या अवॉइड करते हैं। जो सबसे पहला मिथ है वो ये कि विल बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टीडियस जॉब है, काफी टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव एक्टिविटी है। अगर आप भी इस गलतफहमी के शिकार हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। घर बैठे भी बिना किसी खर्च के आप विल बना सकते हैं, और ये विल भी उतनी ही वैलिड होगी। अगेन, इंडिया में विल रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। हाँ, अगर आप इसे रजिस्टर करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट इनिशियली हो सकता है आप रजिस्टर ना करना चाहें, आप विल लिख कर अपने पास रख सकते हैं। बस आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपनी विल एक सिंपल कागज पर भी लिख कर रखते हैं और इस बीच में आपकी डेथ हो जाती है तो ये विल इक्वली उतनी ही वैलिड मानी जाएगी जितनी की एक रजिस्टर्ड विल। अब वो कौन सी खास बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है, तो वो ये कि कोरे कागज पर सबसे पहले तो डेट होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके जो भी एसेट्स हैं
वो आप किसे और किस तरह देना चाहते हैं, इसका बिल्कुल स्पष्ट तौर पर जिक्र होना चाहिए। और साथ ही साथ आप ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि रेसिडुअल एसेट्स को आप बिल्कुल जरूर मेंशन करें, ताकि जो एसेट्स आप उस विल पर लिख रहे हैं उसके अलावा कुछ और भी एसेट्स अगर हैं जिनका जिक्र इस विल में नहीं है, उनके बारे में भी आप चाहें तो प्रोविजन इस विल में डाल सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद इस विल पर आपके खुद के सिग्नेचर होने चाहिए और साथ ही साथ 2 विटनेसेस के साइन जरूरी होंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं और रजिस्टर करने से पहले भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उस केस में भी ये अनरजिस्टर्ड विल भी उतनी ही इक्वली वैलिड होगी जितनी कि एक रजिस्टर्ड विल होती है। हाँ, इस बात में यहाँ एक चीज का ध्यान आप जरूर रखें कि विटनेसेस जो हों वो आपके बेनिफिशियरी ना हो। मतलब इस विल में आपने जिनके नाम जो प्रॉपर्टीज या कुछ भी एसेट्स किए हैं उन्हें आप अपने विल का विटनेस ना बनाएं। ये आपके विल को चैलेंजिंग हो सकता है, विल के लिए ये चैलेंजिंग हो सकता है। तो ध्यान रखें कि जिनको भी आपने प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल किया है, जिनके नाम पर आप अपनी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, उनके अलावा 2 अलग से लोग होने चाहिए जो आपके इस विल को विटनेस कर सके, ताकि कल को कोर्ट में वो आपके फेवर में गवाही दे सकें कि हाँ आपने बिल्कुल साउंड माइंड कंडीशन में ये विल बनाई है। आपकी विल चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, जितनी बार चाहें अपने जीवन काल में आप इस विल को चेंज कर सकते हैं, प्रोविजंस ऐड कर सकते हैं, पुराने प्रोविजंस हटा भी सकते हैं। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डेथ के वक्त जो भी आपकी लेटेस्ट विल होगी वही वैलिड मानी जाएगी। और अगर आपकी विल अनरजिस्टर्ड है, आपने खुद से लिखी है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ये विल टाइप हो, ताकि हैंडराइटिंग की वजह से किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन ना हो और उस पर डेट आपके और आपके विटनेसेस के साइन विथ डेट जरूर हो। दूसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि आई एम अ मैरिड पर्सन, मेरे बाद जो भी है वो मेरी पत्नी या पति का होगा। तो यहाँ अगेन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन केस ऑफ इंटरस्टेट डेथ, यानी अगर आप प्रॉपर स्टेट प्लानिंग के बिना आपकी डेथ होती है, उस केस में आपकी प्रॉपर्टी का जो बंटवारा होगा वो आप पर लगने वाले सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये कि अगर आप एक हिंदू मेल हैं और इंटरस्टेट आपकी डेथ होती है जहां आपने प्रोविजंस पहले से नहीं बनाए हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, उस केस में एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आपकी प्रॉपर्टी इक्वली बांटी जाएगी आपकी माँ, आपकी पत्नी और आपके बच्चों में। तो इसलिए इस गलतफहमी में ना रहें कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका सब कुछ आपकी पत्नी का होगा क्योंकि आप एक मैरिड मैन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आप पर लगने वाले सक्सेशन लॉ पर डिपेंड करेगा, और ये सक्सेशन लॉ कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा इस बात पर कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, या आपकी शादी कहीं स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंडर तो नहीं हुई है। तीसरा एक बहुत बड़ा मिथ है कि इट्स अ बिग मैन गेम। मेरे पास आखिर है ही क्या, आपके पास क्या है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ वक्त अपने साथ अकेले में निकालिए और एक व्हाइट पेपर और पेन लेकर अगर हो सके तो अपनी धर्मपत्नी के साथ बैठिए और अपने एसेट्स नोट डाउन जरूर करिए। बिकॉज बी इट योर फिजिकल, फिनेंशियल और डिजिटल एसेट्स, यहाँ तक कि खुद आपका फोन भी आपका एक बहुत बड़ा एसेट हो सकता है। बिकॉज अगर बिजनेस फैमिलीज की बात करें तो मरने वाले के फोन तक को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां हो जाती हैं, बिकॉज इस फोन में सारे बिजनेस कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सो अगली बार ये बिल्कुल मत कहिएगा कि मेरे पास है ही क्या। इसको कहने की बजाय आप अपने एसेट्स एक पेपर पे नोट डाउन करें। चौथा मिथ है कि मैंने अपने सारे एसेट्स में नॉमिनी मेंशन किया हुआ है तो मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है। अगेन इट्स अ बिग मिथ। चाहे तो आप मेरा पुराना वीडियो नॉमिनी वर्सेस बेनिफिशियरी रेफर कर सकते हैं। बट यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नॉमिनीज आर नॉट योर बेनिफिशियल ओनर्स। कहने का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इंटरस्टेट डिमाइस, आपके जो भी नॉमिनीज होंगे जिन भी एसेट क्लास में होंगे वो प्रॉपर्टी पूरी तरह से उन्हें नहीं मिल सकती है। यहाँ भी आपकी प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज पर सक्सेशन लॉ होगा। अब यहाँ हो सकता है कि आपके नॉमिनी आपके वन ऑफ द बेनिफिशियरी या वन ऑफ द हेयर्स हो सकते हैं, बट आपके नॉमिनी आपके होल एंड सोल बेनिफिशियरी हो
कंप्लीट ओनर हूं ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आप इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके एसेट्स पूरी तरह से आपके उन्हीं अपनों को मिले जिनको आप चाहते हैं, तो विल एक अच्छा जरिया है। इस मिथ से बाहर आए कि आपके नॉमिनी आपके बेनिफिशियरी हैं। हाँ, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस और पीपीएफ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके नॉमिनी ही आपके होल एंड सोल बेनिफिशियरी हैं। इन दो क्लासेस के अलावा बाकी जो भी एसेट क्लास हैं वहां आपके नॉमिनी आपके बेनिफिशियरी नहीं है। पांचवा मिथ है कि मेरी फैमिली का बहुत ही जो वैल्यू सिस्टम है बहुत ही अच्छा है, मेरे बच्चे आपस में नहीं लड़ेंगे। अगेन हम इस खुशफहमी के शिकार होते हैं, क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, जो बच्चे आपस में खिलौनों तक के लिए लड़ जाते हैं, क्या आपको लगता है कि वो आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ेंगे? आप अपने बच्चों के रिश्ते बिगड़ने से बचा सकते हैं, उनको इस कलह से बचा सकते हैं विल के माध्यम से। तो इस खुशफहमी में ना रहें, इस मिथ से बाहर आए कि आपकी फैमिली का वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और आपको विल की जरूरत नहीं है। लास्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग मिथ इज कि इट्स अ टैबू। अगर मैंने विल बना लिया तो मेरी डेथ हो जाएगी, मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। फ्रेंड्स, वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। इस अंधविश्वास से बाहर आइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं पर्सनली एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को जानती हूँ जिनका काम ही है ये, और जिन्होंने तकरीबन अभी पिछले 2-3 साल के अंदर अंदर 30-35 हजार के करीब विल्स बनाई और रजिस्टर करवाई हैं। और भगवान की दया से ऐसा किसी भी एक सिंगल पर्सन के साथ नहीं हुआ है कि विल बनाते ही किसी की डेथ हो जाए। इट्स जस्ट अ टैबू, ये हमारा अंधविश्वास है, इससे बाहर आने की जरूरत है। इन 6 मिथ्स के अलावा भी आपके अपने कुछ अलग रीजंस हो सकते हैं विल ना बनाने के, बट यकीन मानिए फ्रेंड्स, कोई भी रीजन या कोई भी मिथ आपके अपनों की खुशियों और उनकी सुरक्षा से ज्यादा बड़ा कभी नहीं हो सकता है। लाइफ इज अनसर्टेन, हम इस अनसर्टेनिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, कंट्रोल्ड वे में इन अनसर्टेन इवेंट्स का हमारे अपनों की लाइफ पर जो इम्पैक्ट होने वाला है उसे जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, उसे जरूर कम कर सकते हैं। हम ये जरूर सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे एब्सेंस में, हमारी एब्सेंस की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता, बट उनकी जिंदगी सुचारू रूप से, सुरक्षित रूप से आगे बढ़ती रह सके, इस जिम्मेदारी को हम ना होते हुए भी पूरा कर सकते हैं। किसी भी मिथ या किसी भी रीजन को अपने डिसीजन के आड़े मत आने दीजिए। सही समय पर सही डिसीजन लेकर अपने अपनों की सुरक्षा सुनिश्चित करिए। जानकार बनिए, जागरूक होइए और सही डिसीजन सही समय पर लीजिए, क्योंकि सही डिसीजन का लेना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस सही डिसीजन का सही समय पर लेना। क्योंकि ये तो आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगो, बहुरी करोगे कब। Feel free to contact us because Dhan Prabhar is always there with you.